गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे उसी कंटिन्यूटी में आज हम अपने इस वीडियो को भी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने 1857 की क्रांति, उसके कारण और उसके परिणामों के बारे में पढ़ा। फिर 1857 के बाद से बंगाल का विभाजन जब तक हुआ है, कौन कौन से आंदोलन हुए, क्या क्या ऐसी घटनाएं घटी हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, हमारे जो हमें मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने को मिलती है, वो सारी घटनाओं का वर्णन मैंने उस वीडियो में किया है। आज हम देखेंगे कि जो मेन इवेंट है, जैसे मेन इवेंट की बात करें हिस्ट्री में तो बंगाल विभाजन के बाद सूरत का विभाजन हुआ। फिर उसके बाद हम जो महात्मा गांधी का जो राजनीति में आना है वो सब प्रमुख घटना मानी जाती है। उनके द्वारा किए गए आंदोलन जो है वो उन आंदोलनों के बारे में और महात्मा गांधी की राजनीति में जो आगमन है उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो में उनके विभिन्न आंदोलनों को कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें भी हम महात्मा गांधी द्वारा किए गए विभिन्न आंदोलनों के बारे में ही पढ़ेंगे। अच्छा, आज हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भारत में गांधी जी का जो आगमन है वो कब हुआ। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत आने से पहले गांधी जी इंग्लैंड में थे और वहीं पढ़ाई कर रहे थे। उसी बीच क्या हुआ था, जो ये वहाँ पर थे इंग्लैंड में, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो हो गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1950 में उन्होंने मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उन्होंने उस टाइम पर अंग्रेज़ी जो सरकार थी उसकी बहुत सहायता की थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा सहायता की थी। और एम्बुलेंस वगैरह जो था एक भारतीयों का दल संगठित किया था जो एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी। और ये बहुत सारे कार्य थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त पे गांधी जी ने किए थे, जिससे क्या होता है, प्रभावित होकर के 1915 में जो अंग्रेज़ी सरकार थी उन्होंने उसको केसरी हिंद के खिताब भी दिया था। 9 जनवरी, भारत में आगमन की बात करें तो 9 जनवरी 1915 के दिन गांधी जी जो थे वो भारत लौट आए थे और भारत में गांधी जी का भव्य जो था वो स्वागत किया गया था। राजनीतिक गुरु की बात करते हैं कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु, जैसे कि आप लोग खुद भी जानते होंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, ठीक है। और उसके बाद है 1915 के बाद जब ये यहाँ पर आए हैं उसके बाद ही इनका क्या हुआ, राजनीति में जो आगमन था उसको माना जाता है। लेकिन 1915 के बाद एक साल जो है महात्मा गांधी ने मतलब कोई आंदोलन या कुछ भी नहीं किया। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो पॉलिटिकल वर्क में मतलब शामिल हो। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो 1960 से पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसमें जो बेसिकली जो माना जाता है कि जब गांधी जी यहाँ पे आए हैं 15 के बाद, उन्होंने स्टार्टिंग जो अपनी यहाँ पे करी है वो 1917-18 के बीच में, मतलब 18 में की है, ठीक है। और 3 प्रमुख समस्याओं के बारे में उन्होंने भारतीय समस्याओं से संबंधित जो थे स्थानीय समस्याएं उनके विषय में देखा और उन समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसमें कि पहले थी समस्या, जैसे कि आप जानते हैं कि चंपारण, ठीक है, चंपारण और खेड़ा, ठीक, ये 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पर क्या हुआ था, किसानों के संघर्ष के विषय में गांधी जी ने बोला था। और तीसरा है जो वो अहमदाबाद में मज़दूरों के मतलब हक के बारे में, मज़दूरों के विषय के बारे में इन्होंने बात की थी। तो पहले हम लोग चंपारण के बारे में देखेंगे कि चंपारण कब और कैसे हुआ। चंपारण जो है, चंपारण की अगर हम लोग बात करें तो चंपारण जो है वो बिहार में है, ठीक है। बिहार में एक तिलहुट मंडल था जिसमें कि चंपारण जो था स्थान था जहाँ पर बहुत ज़्यादा उस वक्त पे क्या हो गया था, किसानों में असंतोष फैला हुआ था, क्योंकि वहाँ पर क्या थे, जो यूरोपीय बागान मालिक थे, वहाँ पे जो यूरोप के लोग थे जो कि बागान मालिक बने बैठे थे। क्षेत्र में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में नील के बागान और फैक्ट्रियाँ उन्होंने क्या की थी, स्थापित करती थी यहाँ पर।
और 1916 से 17 के बीच में क्या हुआ था, चंपारण का जो अधिकतम जो क्षेत्र था वो क्या था, वो इन्हीं भूस्वामियों के मतलब अधीन था। ठीक है, इन्हीं भूस्वामियों के अधीन था। जो ये भूस्वामी थे बेसिकली, जो अगर हम कहें तो बेतिया, रामनगर और मधुबन। ठीक है, ये जो थे इन जागीरों के मालिक थे। और इसमें अगर हम बेतिया की बात करते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये तीनों जो जागीरें हैं, इसमें बेतिया की जागीर जो थी वो सबसे बड़ी थी और लगभग 1500 गांव जो थे वो इस बेतिया के अंदर आते थे। ये लोग क्या करते थे, खुद तो बागानों की वो नहीं करते थे, मतलब देखभाल नहीं करते थे, जो किसान होते थे वो उनको दे देते थे। लेकिन किसानों के अंदर जो प्रमुख, जैसे हम असंतोष का कारण बताएं तो यही था कि किसानों पर जो था अपनी ही भूमि पर, किसानों को भूमि पर जो था, जब ये लोग खेती करते थे तो किसानों को भूमि पर कोई भी स्थायी अधिकार नहीं था। तो ये क्या कहते थे कि जो बागान मालिक थे वो उन्हें पट्टे पर भूमि देते थे और उस पर कई एक शर्तें भी लगा। अगर हम चंपारण की, जैसे हमने कहा कि व्यवस्था की बात करें, तो जिस व्यवस्था के अंदर नील की खेती की जाती थी, चंपारण में नील की खेती किसानों के द्वारा कराई जाती थी। तो जो ये चंपारण में नील की खेती की जाती थी उस व्यवस्था को 3 कथिया, ठीक है, 3 कथिया के नाम से जाना जाता था। इसमें क्या होता था कि 3/20 भाग हिस्से पर नील की खेती किसान को करनी पड़ती थी। अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी और उसकी भूमि के सबसे अधिक उपजाऊ हिस्से पर ही उसको क्या करनी होती थी, नील की खेती करनी पड़ती थी। 3 कथिया व्यवस्था में 1908 में बहुत सारे बदलाव किए गए, लेकिन इससे क्या हुआ, कोई भी परिवर्तन किसानों की हालत में नहीं आया। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अच्छा, बागान मालिक क्या करते थे कि इससे क्या हुआ, इनसे जो खेती कराते थे उस वक्त जर्मनी में नीले रंग के क्या हुआ, आविष्कार कर लिया गया, कृत्रिम रंग का। तो इससे क्या हुआ कि नील की जो डिमांड थी, ठीक है, वो बहुत कम हो गई और चंपारण में अधिकांश जो मालिकों को ये महसूस हुआ कि अब उनको क्या होगा कि नील की खेती में ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा। तो इस मुनाफे को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने घाटे को क्या किया था उस वक्त, किसानों के ऊपर, यानी कि जो वो गिरावट आई थी, तो ये लोग ब्लेम किसको कर रहे थे, किसानों को पे कर रहे थे और उनसे क्या कर रहे थे कि उन्हीं पे अपना, जैसे कि जो भी नुकसान हुआ उन्हीं पे लादने की वो लोग कोशिश। चंपारण में जो नील नदी, मतलब नील की जो खेती होती थी उसकी जो विभिन्न समस्याएं चल रही थी, इसके ऊपर गांधी जी ने क्या किया था, 25% राज़ी हो गए थे। और इस एक्ट को जो, मतलब जब ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई कि कुछ प्रकार के जब कर माफ़ कर दिए गए, बढ़ी हुई लगानों की दरों में कमी कर दी गई और जो वसूली की गई थी अभी नील खेती में, उसमें क्या हुआ, 25% जो था वो किसानों को लौटा दिया गया। इन सिफारिशों को 1919 के चंपारण एग्रेरियन एक्ट के रूप में पारित किया गया। देखिए अब यहाँ पे 1919 के चंपारण एग्रेरियन एक्ट के रूप में इसको क्या किया गया था, पारित किया गया था। ये जो आंदोलन था किसानों की समस्याओं से संबंधित था और गांधी जी के जो अधिकतम दोस्त थे वो शिक्षित मध्य वर्ग से बिलोंग करते थे, जिसमें से राजेंद्र प्रसाद थे, गोरख प्रसाद थे, आचार्य कृपलानी थे। ये सब इनके फ्रेंड्स थे जिन्होंने क्या किया था, इसमें सहयोग दिया था। गांव के महाजनों और मुख्तियारों ने भी क्या किया था, गांधी जी का सहयोग दिया था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस आंदोलन में सहयोग दिया गया है वो किसानों और स्थानीय नेताओं ने इनको दिया था। गांधी जी ने स्वयं भी यहाँ गए और यहाँ जा कर के बहुत साधारण जीवन यहाँ पे व्यतीत किया। वो पैदल चलते थे, गांव के लोगों की तरह रहते थे और उन्हीं की तरह बात करते थे। तो ये हमारा चंपारण
आंदोलन हो गया, जिसके बारे में आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, पहला आंदोलन जो भारत में गांधी जी द्वारा किया गया था वो चंपारण आंदोलन था। ठीक है, और अब हम जो किसानों के ऊपर बेस्ड था, ठीक है, नील की खेती और किसानों के ऊपर बेस्ड था। अब हम जो दूसरा पढ़ेंगे वो भी किसानों के ही ऊपर है। दूसरा जो हम आंदोलन देखते हैं वो हम खेड़ा आंदोलन देखते हैं। ठीक है, जैसे चंपारण अभी मैंने बताया था, ये खेड़ा आंदोलन था। ये दोनों आंदोलन जो हैं वो किसानों से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर खेड़ा की बात करें, जैसे हमने कहा चंपारण बिहार में हुआ था, तो खेड़ा जो आंदोलन है, खेड़ा आंदोलन जो है गुजरात में हुआ था। ठीक है, खेड़ा आंदोलन गुजरात में हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ, जो फसल थी, ठीक है, ये जो एरिया था वो बहुत उपजाऊ एरिया था और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, जिसमें कि तंबाकू की फसल, ठीक है, रुई की फसल और खाद्य फसलें जो थी वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो उपजाऊ एरिया था तो इसलिए ये फसलें भी ज़्यादा मतलब अच्छे से उगती थी। और अहमदाबाद जो था वो जो बाज़ार था, ठीक है, अहमदाबाद का जो बाज़ार था वो एक बढ़िया प्लेस थी जहाँ पर के क्या मतलब इन चीज़ों को क्या किया जाता था, बेचा जाता था। यहाँ पर कई धनी किसान थे जिन्हें पट्टेदार कहा जाता था। उस वक्त की व्यवस्था जो खेड़ा की थी उसकी बात कर रहे हैं हम अभी, कि बहुत से धनी किसान थे जिन्हें पट्टेदार कहा जाता था, कुछ छोटे किसान थे और कुछ इसमें भूमिहीन कृषक शामिल थे। जब 1917 में बहुत अधिक एक बार बारिश हुई, जिससे क्या हुआ, जो खरीफ की फसल थी वो फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसी समय मिट्टी और बहुत सारी जो चीज़ें थीं जिन पे लोहा, कपड़ा, नमक, बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जिनके क्या हुआ, जो कीमतें थीं उनमें बहुत ज़्यादा उछाल आ गया, जिससे क्या हुआ, जो किसानों का जीवन स्तर जो था बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ठीक, उससे एक तो उससे किसान परेशान थे। उस वक्त क्या हुआ था, जो फसलें थी, जो फसल थी वो पूरी तरह से नहीं हुई थी, और जब ये फसल जो पूरी तरह से नहीं हो पाई थी तो इसका जो बर्डन था वो किसान नहीं बेयर कर पा रहे थे, और वो क्या कह रहे थे कि उनकी जो लगान है वो क्या है, लगान को माफ़ कर दिया जाए, लगान को माफ़ कर दिया जाए। ऐसा नहीं था कि वो किसान सिर्फ अपने ही तरफ से कह रहे थे। उस वक्त पर एक ऐसा प्रावधान मौजूद था कि जब फसल जो होगी मतलब पूरी तरह से नहीं होगी तो क्या होगा, उस पर लगने वाला जो लगान है उसको माफ़ कर दिया जाएगा। अच्छा, लगान को माफ़ करने के लिए इसमें क्या था कि मतलब जैसे कि है कि लगान माफ़ कर दी जाएगी, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बना था, जिसमें एक था कि अगर जो उपज हुई है, जो पूरी उपज हुई वो समान उपज के मुकाबले अगर 25% हो, 75% ख़राब हो जाए तो ऐसे केसेस में क्या किया जाएगा, उस वक्त लगानों को क्या किया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। बम्बई के 2 वकील थे जिनका नाम है पटेल और पारिक। ये दोनों जो वकील थे इनको क्या किया गया, छानबीन इन्होंने की तो पाया कि ऐसा है, ठीक है, और बड़ा हिस्सा जो है उपज का वो नष्ट हो गया है। लेकिन जो खेड़ा के कलेक्टर थे उन्होंने ये निर्णय लिया कि लगान माफ़ करने की मांग का कोई औचित्य नहीं है। सरकारी धारणा ये थी कि किसानों ने यह मांग नहीं की थी, ठीक है, मतलब वो ये लोग अंग्रेज थे, वो ये सोच रहे थे कि किसानों ने ये अपनी तरफ से मांग नहीं की है, बल्कि बाहरी लोग हैं उन्होंने भड़काया है। और शंका किस पे थी, होम रूल लीग पर थी और गुजरात सभा पर थी, ठीक है। और गुजरात सभा की बात करें तो उस वक्त महात्मा गांधी जो थे गुजरात सभा के ही क्या थे, अध्यक्ष थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो ये मतलब एक उनकी सिर्फ सोच ही थी, ठीक है। अच्छा, अब इनका शक की बात हो गई, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, जब गांधी जी इसका पार्ट हुए इस सत्याग्रह का, तो इसमें बहुत सारे उनके मित्र थे जिन्होंने उनका साथ भी दिया। तो जिसमें कि जो प्रमुख नाम आते हैं, इंदुलाल याज्ञिक का आता है, विट्ठल भाई पटेल का आता है, अनसुईया साराबाई का आता है, ठीक है। 21 दिन क्या हुआ, 21 दिन में, ठीक है, 21 अप्रैल के दिन क्या हुआ, सत्याग्रह जो था वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया।
21 अप्रैल के दिन सत्याग्रह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और 2337 किसानों ने शपथ दी कि वो लगान नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि कुछ जो अंग्रेज़ थे, कुछ जो किसान थे, उनसे घबरा गए और गरीब किसानों ने लगान देने के लिए उन्हें बाध्य हो गए। इसमें क्या हुआ कि अभी इस साल क्या हुआ, जो रबी की फसल थी वो काफ़ी अच्छी हुई, जिससे थोड़ा बहुत ये जो आंदोलन था वो थोड़ा सा धीमा पड़ गया। किसानों ने क्या किया, थोड़ा ये धीमा भी पड़ा, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक आदेश पारित किया जिसमें ये कहा कि जो किसान जो हैं, ठीक है, इसको दे सकते हैं, इसमें सामर्थ्य हैं वही उनको देंगे। अगर जो किसान देने के लिए सामर्थ्य नहीं है लगान, उसके लिए उनको दबाव में नहीं डाला जाएगा। और जब ये इतनी बात हुई तो गांधी जी ने क्या किया, इस पे सत्याग्रह को समाप्त करने की घोषणा कर दी। और इस सत्याग्रह का सब बीच में जब इसको समाप्त करने की इस तरह से घोषणा कर दी, और तो क्या हुआ कि जो सत्याग्रह का जो था वो समान असर नहीं पड़ा और 559 गाँव में से 70 गाँव भी ही ऐसे हुए जो उसमें सफल रह पाए। ठीक है, तीसरा जो प्रमुख महात्मा गांधी का जो आंदोलन था, जब ये भारत में आए हैं, जिसे हमने अभी 2 पढ़ लिए, जिसमें कि पहला चंपारण था, दूसरा खेड़ा था। अब जो अहमदाबाद में जो आंदोलन हुआ था वो क्या था, जो प्रमुख आंदोलन था। ठीक है, जो तीसरा प्रमुख आंदोलन। ठीक, तो इसमें क्या था, जैसे वो पहले वाले जो अभी हमने 2 पढ़े हैं वो मतलब किसानों के ऊपर थे, और ये वाला जो है वो श्रम मजदूरों के ऊपर था। ठीक है, बेस था। और इस वक्त क्या था, जो अहमदाबाद जो गुजरात का हिस्सा है, ठीक है, गुजरात के एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर के रूप में क्या हो रहा था, विकसित हो रहा था। और मिल मालिक जो थे, श्रमिकों की कमी जो थे वो बहुत महसूस कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, जो उन्हें आकर्षक जो है, मतलब बहुत अट्रैक्टिव सैलरी के बेस्ड पर उन्होंने क्या मज़दूरों को रख लिया। लेकिन 1917 में क्या हुआ, 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी फैल गई और अधिकांश जो मज़दूर थे वो शहर छोड़कर गांव जाने लगे। तो जो मालिक थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि श्रमिक जो थे, जो मज़दूर जो थे वो मतलब शहर छोड़ के ना जाएं, तो उन्होंने उन्हें प्लेग बोनस देने का निर्णय किया। जो कि कभी कभी ऐसा होता था कि जो बोनस होता था वो 75% होता था, सैलरी जिसकी होती थी उसका 75% होता था। जब जैसे ही महामारी लेकिन समाप्त हो गई, इस जो भत्ता इन्होंने जो बढ़ाया था उसको समाप्त कर दिया। लेकिन श्रमिक जो थे उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि जो अभी जो नुकसान हुए हैं ये भत्ता जो है उसकी क्या करता है, पूर्ति करता है। तो मिल मालिक जो थे उन्होंने इसकी 20% वृद्धि करने का मतलब कहा कि हम जो है इसको क्या करेंगे, घटाकर 20% जो हैं वो बढ़ा देंगे। लेकिन जैसे कि हम कह रहे हैं कि जो मालिक थे वो 20% की वृद्धि करना चाहते थे, लेकिन जो मज़दूर थे वो 50% की वृद्धि की मांग कर रहे थे। अच्छा, जो महात्मा गांधी थे, जो उनके जो संबंध थे वो मिल मालिक अम्बालाल साराभाई से भी अच्छे मतलब उनके संबंध थे और मिलों की दशा है उसके बारे में वो उनसे पता करते रहते थे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से गांधी जी ने क्या किया कि साराभाई जो कि अनसुईया साराभाई जो कि अम्बालाल साराभाई की बहन थी, ये दोनों से क्या किया, डिस्कशन किया और क्या इसके जो इसमें जो हस्तक्षेप जो ये मामला चल रहा था इसमें हस्तक्षेप को मतलब किया। तो उन्होंने ये देखा कि तो मतलब जब ये हस्तक्षेप किया और महात्मा गांधी क्या थे कि श्रमिकों के साइड से मतलब खड़े हुए उनका प्रतिनिधित्व किया। उस वक्त क्या था, जो ये लोग थे जो मालिक थे, मिल मालिक, वो अपनी बात से पीछे हट गए और 22 फरवरी को उन्होंने क्या कर दिया, तालाबंदी कर दी।
अब जब ऐसी परिस्थितियाँ मतलब उपस्थित हुई तो गांधी जी ने पूरी जो था जितना भी सरकमस्टांसेस पैदा हो रहा था उस वक्त पे सारी जो आर्थिक स्थिति थी उसका जायज़ा लिया, उसको देखा और जो मतलब पूरा मतलब जितना भी जो भी हो रहा था उसके बारे में पूरी तरह से देखा समझा और उन्होंने ये पाया कि 50% के हिसाब से नहीं बल्कि 35% जो है मज़दूरों को इसमें बढ़ोतरी, मज़दूरों की सैलरी में बढ़ोतरी करनी चाहिए। 15 मार्च को गांधी जी ने क्या भूख हड़ताल की इसमें घोषणा कर दी। जो पूरा जो आंदोलन था वो अपने चरम पर पहुंच गया और लास्ट में ऐसा हुआ कि जो मज़दूर थे, ठीक है, जो उनसे जो पूरा मज़दूर थे वो मिल मालिक थे, वो जो थे वो 35% की वृद्धि का उन्होंने क्या किया, मज़दूरों के पक्ष में 35% की वृद्धि करने का आदेश पारित कर लिया या निर्णय ले लिया। इस तरह से जो अहमदाबाद का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो भी क्या हुआ, पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, आज हम लोगों ने इस 3 के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न में जो पढ़ेंगे वो रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे।